हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट मैथ्स। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी चैप्टर 7 हम स्टार्ट कर चुके हैं। सेकंड सेशन है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी 7.2 को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ये चैप्टर है और हम एक सेपरेट कोर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 88 प्लस वीडियोज़ पर, जहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी, उसकी टाइप्स, वो तमाम कॉन्सेप्ट जो डिफरेंट स्टेज पर प्रोबेबिलिटी पर इस्तेमाल होता है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। स्पेशली द कोर्सेज डिज़ाइन फॉर दी AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस। तो इन डेप्थ अगर आप प्रोबेबिलिटी को जानना चाहते हैं तो आप उस कोर्स को ज़रूर देखें। तो इससे रिलेटेड तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादू हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आएंगे। यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर एवरीवन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का एक प्लेलिस्ट है जिसमें तमाम वीडियोस मौजूद हैं। ये चीज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल, विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग faduhusaincsblogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बिल्कुल जानकारी मिलती रहे और इसी ताकि नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। 7.2 प्रोबेबिलिटी थ्योरी का है। फर्स्ट सेशन पर हमने बेसिक चीज़ें जानी थी कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सपेरिमेंट, इवेंट क्या होता है, बेसिक फार्मूला क्या है, और वो कुछ बेसिक रूल्स हमने जाने थे जिस रूल्स पर हम डिफरेंट एग्जांपल्स को भी कर रहे हैं और आने वाले स्लाइड्स पे भी हम उस रूल्स को अप्लाई होता हुआ देखेंगे। तो फर्स्ट 7.1 की वीडियो आप ज़रूर देखें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। Okay, so what probabilities should be assigned to the outcomes of the head and tail if we flip when a coin is fair or when a fair coin? तो क्या probability होगी हेड और टेल की जब आप हमारे पास जो कॉइन मौजूद हो वो फेयर हो। फेयर कॉइन का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई बाइसनेस मौजूद ना हो, यानी वो इक्वली आने के जिसके चांसेस हो। ठीक है, हेड आने के चांसेस भी इक्वल हैं और टेल आने के भी चांसेस इक्वल हैं, कोई भी आ सकता है। तो उसे हम फेयर कॉइन कह रहे होते हैं। इज फ्लिप्ड, what probability should be assigned to these outcome when the coin is biased so that the head come up twice as often as tail? अब कहा जा रहा है कि उसके बाद ऐसी probability क्या होगी जब हमारे पास coin जो है वो biased हो, और किस बेस पर वो biased हो कि जो हमारे पास head आने की chances हैं, head comes up twice, यानी दो वैल्यूज़ या 2 टाइम्स हमने उसकी probability बढ़ाई हुई है एज ऑफन एज टेल, जबकि टेल जो है वो एज यूजुअल है हमारे पास। ठीक है, क्या मतलब हुआ, सोल्यूशन पे इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले तो देखें, अगर मैं एक सिंपल टेल की बात करूं और हेड की बात करूं तो इन दोनों के आने के चांसेस 1/2 है, यानी 50% है। ठीक है, 50% हेड आने के चांसेस है और 50% टेल आने के चांसेस। तो अब हमने क्या किया, फॉर अ फेयर कॉइन द प्रोबेबिलिटी दैट हेड कम अप व्हेन अ कॉइन इज फ्लिप इक्वल द प्रोबेबिलिटी दैट द टेल कम अप, सो द आउटकम्स आर इक्वली likely. Consequently, we assign that the probability 1/2 each of the two possible outcome, that is P of head is equal to P of T that is equal to 1/2. But based on the question, for a biased coin, we have seen that कि जो head की probability है, head की probability होगी that is equal to the 2 of probability of tail. ठीक है, यानी head की probability बराबर हो जाएगी tail के 2 टाइम probability के। लेकिन हम जानते हैं कि probability of head और probability of tail को जब आप ऐड करेंगे तो 1 के बराबर होगा। इसका मतलब है 100 probability के बराबर होगा। तो अब हमें इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये जो पॉइंट्स बताया गया है कि probability of head is equal to 2 या twice of the probability of tail, ये चीज़ भी प्रूव हो जाए और ये 1 के बराबर भी आ जाए, 100 के बराबर भी। कैसे? तो अगर मैं ये कहता हूँ कि 2 probability of tail, ठीक है, 2 probability of tail बराबर है हेड के, और ये probability of जो टी लिखा गया है वो सिंपली टेल का है, यानी ये सिर्फ हेड के लिए क्योंकि ये हेड इसके बराबर है, और ये सिंपली टेल के लिए। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3P of T। जब 3 of PT को मैं ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यूज हमेशा किसके बराबर आनी चाहिए, 1 के आना चाहिए। कैसे आएगी देखें, अगर मैं 3 of PT को सॉल्व करूं तो 3P of T बराबर है 1 के, तो सिर्फ P of T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने बता दी कि probability ऑफ द टेल इस बराबर हो जाएगा 1/3, लेकिन probability ऑफ हेड तो बराबर है 2 ऑफ द probability ऑफ टी। इस चीज़ को हम 1 के लिए कैसे सॉल्व कर देंगे, वेरी सिंपल। अगर मैं 1 से माइनस करूँ 1/3 को तो ये हमारे पास आ जाएगा probability ऑफ द हेड। कैसे देखें, मैंने एलसीएम लिया 3, तो ये आ गया 3 - 1, वैल्यू आ गई 2/3। सो 2/3 विल बी द probability ऑफ द हेड, दैट इज द ट्वाइस ऑफ द probability ऑफ द tail, and the sum of the 1/3 and 2/3 that is equal to 1, hence prove that. तो based on this हमने ये समझा कि fair coin क्या है, biased coin क्या है, और अगर हमें क्वेश्चंस पे ये कहा जा रहा है कि probability of head बराबर है
ट्वाइस ऑफ द प्रॉबिलिटी ऑफ टेल, तो हम उसे किस तरह से प्रूव करके 1 के बराबर ला सकते हैं, और साथ ही साथ हम उसे प्रूव करके दिखा भी सकें कि अगर हमारे पास एक बाइस्ड कॉइन हो तो हम उसे कुछ किस तरह से लॉजिकली प्रॉबिलिटी वाइज वैल्यूज असाइन करते हैं या उसे समझते हैं. दैट्स गुड. द नेक्स्ट है, सपोज दैट एस इज अ सेट विथ एन एलिमेंट. हमारे पास एक एस सेट है जिसमें एन एलिमेंट्स है, और अगर मैं प्रीवियसली सेशंस की बात करूं तो हमने एस को सैम्पल स्पेस कहा हुआ है. सैम्पल स्पेस का क्या मतलब है? तमाम पॉसिबल वैल्यूज जो हमारे प्रॉबिलिटी की अकर्स हो सकती हैं, आ सकती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए. सो द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन असाइनिंग द प्रॉबिलिटी 1/n टू द ईच एलिमेंट ऑफ एस. ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी तमाम वैल्यूज सेम आ रही है उसे हम 1/n से लिख सकते हैं. क्या एग्जाम्पल हो सकती है? देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक डाइस है और डाइस की मुझे एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है. ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है. मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू है 1/6. ठीक है, हो सकती है वाई पे 1/6. ठीक है, तो 1 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6. ठीक है, ये बना दिया मैंने. 2 आने के कितने चांसेस है? ये भी 1/6 है. 3 के 1/6, 4 के 1/6, 5 के 1/6, 6 के 1/6. तो आप देखें, जब मैंने तमाम की प्रॉबिलिटी स्केल ये ग्राफ बनाया तो आप देख रहे हो कि ये यूनिफॉर्म है. इसी प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है जिसमें ग्राफ का की जो हाइट होती है वो सबके लिए सेम होती है, और इसी चीज़ को प्रॉबिलिटी को 1/n से रिप्रेजेंट किया गया. इसका मतलब है 1/6 जो कि मैंने लिखा है. तो ईच ऑफ दी जो एलिमेंट एस का होगा उसमें हर एक की वैल्यू क्या है? प्रॉबिलिटी 1/6, 1/6 एंड सो ऑन डाइस के लिए. सो we now define the probability of an event as the sum of the probabilities of the outcome in this event. The probability of the event E is the sum of the probabilities of the outcome is E. ये हम प्रीवियस सेशन पे भी जान चुके हैं कि जब मैं इवेंट्स की तमाम probability का सम निकालता हूँ that is always equal to 1. तो ये सैम्पल स्पेस की तमाम वैल्यूज़ को जब आप एडअप करेंगे 1/6 प्रॉबिलिटी पे तो उसकी वैल्यूज़ किसके बराबर आएगी? 1 की वैल्यू आएगी. तो नोट दैट व्हेन E is an infinite set, summation of the S belongs to E P of S is a convergent infinite series. फिर सी बात है, जब वो infinite series होगी तो उसकी conversion भी infinite आ रही होगी, क्योंकि हम यहाँ पर finite चीज़ों को देख रहे होते हैं. तो इस बिहाफ पर जब भी आप possible events की तमाम वैल्यूज़ को एड अप करेंगे इन द सेंस ऑफ द प्रॉबिलिटी तो उसकी जो वैल्यू का सम होगा वो 1 के बराबर आएगा. ओके, द नेक्स्ट थिंग, सपोज दैट die is biased or loaded so that 3 appears twice as often as each other number but that the other 5 outcomes are equally likely. क्वेश्चंस को समझना है हमें. सबसे पहले हमारे पास एक biased dice है, ठीक है, या फिर वो loaded है. so that 3 appears, तो जो इसमें 3 appears हुआ that is a twice as often. ठीक है, वो twice हो रहा है जब किया जा रहा है as others numbers but the others 5 आउटकम, जबकि उसके अलावा जो आउटकम 5 हैं हमारे पास वो इक्वली लाइकली है, यानी उसकी जो प्रॉबिलिटी है वो एक जैसे है. तो व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट द ऑड नंबर्स अपेयर्स व्हेन वी रोल द डाई. यानी ऑड नंबर अपेयर होने की क्या चांसेस है जब मैं डाई को रोल करूं? तो इसका मतलब ये होगा 1, 3, 5, ये हमारे ऑड नंबर हो गए, और जो इवन नंबर हुआ 2, 4, 6 हो गया. सो वी वांट टू फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ द इवेंट E दैट इज इक्वल टू 135. तो 135 हमारे पास क्या है? ऑड है. तो अगर मैं प्रॉबिलिटी मालूम करूं 1, 2, 4, 5 और 6 की, तो इस बिहाफ पर जो प्रॉबिलिटी वैल्यूज आ रही है वो 1/7 आ रही है सबकी. अच्छा, यहाँ पर मैंने क्यों कहा है ये चीज़, और प्रॉबिलिटी ऑफ 3 मैंने 2/7 क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर बताया गया था कि 3 अपेयर्स ट्वाइस एज ऑफन, यानी 3 की जो अपेयरेंस है डाइस पे वो ट्वाइस है. तो 3 की प्रॉबिलिटी अगर आप 1/7 है तो ट्वाइस करके मैं 2/7 लिख सकता हूँ. ठीक है, जब मैंने ट्वाइस किया 3 के लिए तो रेस्ट ऑफ दी जो 5 सैम्पल वैल्यूज बची, इवेंट्स बची, तो 1, 2, 4, 5 एंड 6 बची. इन तमाम की इंडिविजुअली प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/7, 1/7 एंड सो ऑन. तो 1/7 5 टाइम प्लस 2/7 को जब आप ऐड करेंगे उसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी. ठीक है, अब हमने इस चीज़ को जब फॉलो किया तो प्रॉबिलिटी ऑफ द इवेंट्स 1, 3, 5. ठीक है, यानी यही चीज़ करनी थी हमें, ऑड नंबर के लिए करनी थी 1, 3, 5. तो 1 की प्रॉबिलिटी 1/7 है, 5 की भी 1/7 है, लेकिन 3 की क्या है? ट्वाइस है, तो 2/7 के. जब इसको हमने ऐड किया तो इसकी वैल्यू आ गई 4/7 इन अ सेंस ऑफ द प्रॉबिलिटी. अब हमें प्रॉबिलिटीज़ के उस फॉर्मूले पर अगर मैं उसके साथ उसको फॉलो करूं जो हम वीडियो नंबर 1 से देखते हुए आ रहे हैं, द प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द इवेंट डिवाइड बाय सैम्पल स्पेस. यही है, ठीक है, इवेंट डिवाइड बाय सैम्पल स्पेस. तो 4 हमारे यहाँ पर जो है वो इवेंट बन गया और S इसके सैम्पल स्पेस है, यानी टोटल नंबर ऑफ द इवेंट्स, एंड दैट इज अ लैप्लेस डेफिनेशंस ऑफ द प्रॉबिलिटी एज वेल, जो हमने फर्स्ट सेशंस पे भी देखा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखी कि बाइस्ड अगर डाइस्ड हो और
उसमें 3 नंबर्स जो अपेयरेंस है वो ट्वाइस हो रही हो, तो फिर ऑड नंबर की प्रॉबिलिटीज़ कैसे निकाली जा सकती है या किस सेंस पे उसको अंडरस्टैंड करके हम बता सकते हैं। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रॉब्लम क्या था और हमने उसको किस तरह से फाइंड किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रॉबिलिटी का। सिंपल प्रॉबिलिटी तो हमने देख ली, कंडीशनल प्रॉबिलिटी को जब हम रीड कर रहे होते हैं, इसके प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो इससे हम जब एडवांस्ड वे पर जाते हैं तो बेसियन स्टैटिस्टिक्स या बेस थ्योरम देखते हैं, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ कंडीशनल प्रॉबिलिटी की बात करते हैं। अगर मैं प्रॉबिलिटी के फॉर्मूले को सिर्फ डिफाइन करूं, सो द प्रॉबिलिटी ऑफ द कंडीशनल प्रॉबिलिटी रीड इन अ सेंस व्हाट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ द ई such that the probability of f occurred, so that is equal to the probability of the e intersection f divided by probability of f। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए कंडीशनल प्रॉबिलिटी का मतलब ये है कि हम किसी एक प्रॉबिलिटी को मालूम करना चाह रहे हैं जबकि दूसरा जो इवेंट है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। इसे आप इस तरह से समझें कि हमारे पास एक सेट है जो इस तरह से प्लॉट हुआ है और इसके ऊपर ये वेन डायग्राम ओवरलैप है। हम एज्यूम करते हैं कि एक सेट का नाम ई है और एक सेट का नाम एफ है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री पसंद है, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिसे फिज़िक्स पसंद है, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स दोनों पसंद है, ठीक है। काउंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि इसका काउंट 50 है, इन दोनों को पसंद है इनका काउंट 20 है, और फिज़िक्स वाले जो है वो 30 आउट ऑफ कितने में से 100 में से। तो अगर मैं ये पूछूं कि वो तमाम स्टूडेंट जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों लाइक करते हैं उनकी क्वांटिटी 20 है, इन अ फॉर्म ऑफ द प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी, 20 डिवाइड बाय 100, दैट इज़ नथिंग बट 0.2। व्हाट अबाउट द फिज़िक्स ओनली 0.3 एंड व्हाट अबाउट द केमिस्ट्री ओनली 0.5, दैट इज़ द प्रॉबिलिटी। एंड बेस्ड ऑन दिस सेंस व्हाट विल बी द प्रॉबिलिटी ऑफ ई, यानी हमें अब प्रॉबिलिटी मालूम करनी है केमिस्ट्री के स्टूडेंट की जबकि एफ की प्रॉबिलिटी फाइंड हो चुकी है, यानी जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट उनकी प्रॉबिलिटी हमें पता है। तो बेस्ड ऑन दिस इसकी जो फाइंडिंग वैल्यूज़ होगी वो क्या हो सकती है, इंटरसेक्शन बेस पे 0.2 डिवाइड बाय पी ऑफ एफ, एफ क्या है 0.3, इसको हम डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यूज आ रही होगी दैट इज द सेंस ऑफ द कंडीशनल। तो कंडीशनल के अंदर एक इवेंट को हम की वैल्यूज को हम फाइंड करते हैं जबकि सेकंड इवेंट ऑलरेडी हमारा अकर हुआ होता है। ओके, ये तो हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एंड द नेक्स्ट सेंस अगर हम यहाँ से देख लें, लेट ई एंड एफ बी इवेंट विथ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज ग्रेटर दैन 0, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो ई गिवन एफ इस तरह से लिखा जा रहा है, डिनोटेड बाय पी ऑफ ई गिवन दैट एफ इज डिफाइंड बाय इन दिस फार्मूला। अब जो बुक में हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, यही वजह है कि मैंने एक बेसिक एग्जाम्पल्स के साथ आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक सेंस समझाया। अब हम बुक के एग्जाम्पल को देखते हैं। अ बिट स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 4, ठीक है, is generated at random so that each of the 16-bit string of length 4 is equally likely। तो हम 4 बिट्स स्ट्रिंग जनरेट करा रहे हैं रैंडमली, ठीक है, 16 बिट स्ट्रिंग के लिए जिसकी लेंथ जो है 4 इक्वली है सबके लिए, ठीक है, जितने भी उसके सब पार्ट बनेंगे वो 4 के इक्वल हो सकते हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स कंटेन एट लीस्ट 2 कंसेक्यूटिव 0, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसमें जो 0 आए कंसेक्टिवली 0, अब वो 2 दफ़ा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कम से कम, ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। गिवन दैट इट्स फर्स्ट बिट इज 0, जबकि जो उसकी फर्स्ट बिट है वो 0 ही होगी। सो वी एज्यूम दैट 0 बिट्स एंड 1 बिट्स आर इक्वली लाइकली, हम 0 बिट और 1 बिट को इक्वली लाइकली कंसिडर कर। तो पहले तो हमने क्वेश्चन समझ लिया। क्वेश्चन समझने के बाद लेट ई बी द इवेंट दैट अ बिट स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 4 कंटेन एट लीस्ट 2 कंसेक्यूटिव 0। हमने सबसे पहले कहा कि ई वो इवेंट है जिसमें हमारे पास 4 बिट्स बन रहे होंगे जिसमें कंसेक्यूटिव 2 zeros होंगे। एंड लेट एफ बी द इवेंट दैट द फर्स्ट बिट ऑफ द स्ट्रिंग लेंथ 4 इज 0, यानी अब हमने एफ को ये कहा कि जिसमें जो फर्स्ट स्ट्रिंग बन रही होगी बिट स्ट्रिंग लेंथ 4 जो होगी वो 0 की होगी, यानी सारी के सारे 0 आ रहे होंगे। So the probability that a bit string of the length 4 has at least 2 consecutive zeros given that if first bit is a 0 equal to this formula। तो इस फॉर्मूले के बेस पर अगर मैं ये कहता हूँ कि probability of E intersection probability F, इसका मतलब ये है कि वो E वाले पार्ट में भी आ रहा हो और F वाले पार्ट में आ रहा हो। E में देखा consecutive 2 0 आना चाहिए और F में हमने ये कहा कि वो तमाम बिट्स जिसमें 4 की 4 0। अगर मैं इस तरह से स्ट्रिंग बनाऊँ 4 के, तो आप देखें ये पार्ट हमारे E में आ रहा है, कंसेक्यूटिव 2 zeros के साथ होने चाहिए, 2 0 0 से स्टार्ट होना चाहिए, कंसेक्यूटिव 0 होना चाहिए, ये भी उसी में आ रहा है।
0 से स्टार्ट हो रहा है, कंसेक्यूटिव 2 0, कंसेक्यूटिव 2 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद कंसेक्यूटिव 2 0 नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आगे 2 0 ज़रूर कंसेक्यूटिव मौजूद है। और ये जो पहला पार्ट है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ 4 इज़ अ 0, ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई, ये हो गया ई इंटरसेक्शन एफ, यानी दोनों पार्ट्स में आ रहा है। तो वी सी दैट पी probability of the E intersection F is equal to 5/16। तो 5/16 हमने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज 1 2 3 4 एंड 5 है, जबकि टोटल जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो कितनी है, 16। तो 5/16 लिख दिया, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखा था मैंने 30 डिवाइड बाई 100, 20 डिवाइड बाई 100 एंड 50 डिवाइड बाई 100, ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अब मुझे P ऑफ F के लिए करना है, तो F जो हमारा पार्ट है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 4 0 के लिए, ठीक है, 4 ऑफ 0 के लिए हमने कहा वी हैव P ऑफ, तो P ऑफ F का काउंट जो है वो 8 हो सकता है आउट ऑफ 16 में से, तो 8/16 दैट इज इक्वल टू 1/2, दोनों वैल्यूज आ गई, पुट किया, 5/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन। होप यू विल अंडरस्टैंड कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। दो प्रॉब्लम्स हमने समझे कि किस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो सकते हैं और हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, the another questions on the probability condition या probability conditional probability, what is the conditional probability that a family with 2 children has 2 babies, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को पहले समझना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें मालूम करनी है एक फैमिली की जिसमें 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, हैज़ 2 बेबीज़, 2 चिल्ड्रंस के 2 बेबीज़ हैं, गिवन दे दैट हैव एट लीस्ट 1 बॉय, जिसमें से एक जो है कम से कम बॉय होना चाहिए, दोनों भी बॉय हो सकते हैं। अज्यूम दैट ईच ऑफ द पॉसिबिलिटीज़, अब उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, दोनों बॉयज़ हो सकते हैं, बॉयज़ के साथ गर्ल्स होता है, गर्ल्स के साथ बॉय हो सकता है, या दोनों गर्ल्स हो सकते हैं। इट्स इक्वली लाइकली, यानी ये चारों जो है इक्वली लाइकली है, वेयर बी रिप्रेजेंट अ बॉय एंड जी रिप्रेजेंट अ गर्ल। ये तो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो गई। नोट दैट बी जी रिप्रेजेंट अ फैमिली विथ एन ओल्डर बॉय एंड द यंगर गर्ल, वाइल जी बी रिप्रेजेंट अ फैमिली विथ एन ओल्डर गर्ल एंड अ यंगर बॉय। यानी जब मैं बी और जी लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो बॉय है वो ओल्डर है और गर्ल यंगर है, जबकि मैं जी बी यानी गर्ल एंड बॉय जब लिखता हूँ तो वो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे गर्ल ओल्डर है, बड़ी है, जबकि जो बॉय है वो यंगर है यानी छोटा है, ठीक है। अब हमें बेस्ड ऑन दिस कंडीशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली मालूम करनी। तो सोल्यूशन में कहा कि हमने लेट ई बी द इवेंट दैट अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, ई वो इवेंट है जिसमें फैमिली के 2 चिल्ड्रन है, हैज़ 2 बॉयज़, ठीक है, दोनों के दोनों बॉयज़ है यानी बी एंड बी, एंड एफ बी दिस इवेंट दैट अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन हैज़ एट लीस्ट 1 बॉय, जबकि हमने सेकंड इवेंट जो एफ बनाया है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन उसमें हमने ये कहा एट लीस्ट 1 बॉय, ठीक है। इस चीज़ को हमने किसके लिए किया, एफ के लिए, जबकि ई के लिए हमने 2 चिल्ड्रन 2 बॉय लिखा है। ओके, इट फॉलोज दैट ई इक्वल टू बी बी एंड एफ इक्वल टू बी बी पी जी एंड जी बी, यानी इस बेस पर जो हमारे पास ई का इवेंट सैम्पल स्पेस बनेगा वो बॉय एंड बॉय के लिए बनेगा, जबकि एफ का सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, एटलीस्ट 1 बॉय। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी एटलीस्ट 1 बॉय है, यहाँ पर भी एटलीस्ट 1 बॉय है, और यहाँ पर भी एटलीस्ट 1 बॉय है, ठीक है। अब मैं एफ और ई के दरमियान अगर इंटरसेक्शन लूँ तो बी बी वैल्यूज कॉमन आ रही है, ठीक है, ई पता चल गया, एफ पता चल गया, इंटरसेक्शन वैल्यूज आ गई, बिकॉज द 4 पॉसिबिलिटीज आर इक्वली लाइकली, पॉसिबिलिटीज वैल्यू इक्वली लाइकली है, क्वेश्चन में बताया गया है। इट्स फॉलोज दैट पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 3/4 एंड पी ऑफ ई एंड एफ इक्वल टू 1/4। 1/4 इसलिए लिख रहा हूँ इसकी वैल्यूज क्योंकि बी बी 1 टाइम है 4 में से, जबकि पी ऑफ एफ 3 टाइम है 4 में से, यानी एफ की प्रॉबिलिटी क्या है कि एटलीस्ट 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पर 3 है, 1 2 3, 3/4, ये आ गई वैल्यूज, तमाम वैल्यूज पता चल गई। सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ पे 1/4 लिखा, पी ऑफ एफ 3/4 है, तो टोटल वैल्यूज आ गई 1/3। सो 1/3 द प्रोबेबिलिटी वैल्यू विल बी द आंसर ऑफ दिस वन बेस्ड ऑन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ लिया, फॉर्मूला हमने देख लिया, कुछ मजीद पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट सेशन पे हम जाएंगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को दोबारा से रिकॉल करेंगे बेस थ्योरम पढ़ने के लिए। अब हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंस का जब वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि हम किसी प्रोबेबिलिटी में डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट फॉर्म देख रहे होते हैं। क्या मतलब है इसका समझते हैं। सपोज अ कॉइन इज फ्लिप्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को हमने उछाला 3 दफ़ा। एज डिस्क्राइब इन द इंट्रोडक्शन टू आवर डिस्कशन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डस नोइंग दैट द फर्स्ट फ्लिप कम्स अप tails event F altered the possible probability that tail comes up an odd numbers of the times event E। यानी जब आप हम जानते हैं ये फर्स्ट टाइम जब हमने फ्लिप किया तो इवेंट हमारे पास टेल आया जिसको हम इवेंट F कह रहे हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के सेंस में कि टेल वैल्यूज आए ऑड नंबर्स
टाइम पर, यानी ऑड नंबर हम करते जाएं तो उसमें वो इवेंट ई वैल्यूज आ रही हो कि वो कोई भी हो सकती है। इन अदर वर्ड हम इसे कह सकते हैं कि इज इट द केस दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ई, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ अकर्ड, यानी एफ अकर हो जाए तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसका मतलब है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मालूम करना है, क्योंकि एफ तो ऑलरेडी अकर हो चुका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सेंस में। So this equality is valid for the event E and F because P of E and F is equal to 1/2। हम जानते हैं कि जब टॉस किया जा रहा है तो F की अगर 1/2 है तो E की भी 1/2 ही आएगी, because P of E is equal to 1/2, यानी 50% हेड के हैं तो 50% टेल के होंगे। Because this equalities hold, we say that E and F are independent event, यानी E और F एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। E इंडिपेंडेंट इवेंट है और F एक अलग इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों किसी पर बेस नहीं करते। When two events are independent, the occurrence of the one of the event gives no information about the probability that the other event occur। यानी जब दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो कभी भी दूसरे इवेंट्स के बारे में नहीं बताते कि वो क्या हो, ठीक है, यही हमारे इंडिपेंडेंस का सेंस है। बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E such that F already occurred, F occurred is equal to the probability of the E intersection as divided by probability of F, asking whether P of E F is equal to P of E is the same as asking whether P of E intersection F is equal to P of E multiplied by P of F। यानी इसी चीज़ को हम रिवर्स ऑर्डर में ये कह सकते हैं कि जब मैं इंटरसेक्शन मालूम कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं E की और F की वैल्यू का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। दिस लीड टू द डेफिनेशन 4 एज वेल। So we can say that the event E and F are independent if and only if P, यानी probability of E intersection F is equal to P of E and multiplied by P of F। यानी E और F को मैं उसी वक्त इंडिपेंडेंट कह सकता हूँ या इंडिपेंडेंस कहूँगा जब सिर्फ और सिर्फ P of E की वैल्यू को जब P of F से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वही रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहा हो जो E और F की इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टेड वैल्यूज ऑफ द प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज होती है। होप यू विल अंडरस्टैंड कि इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। और अगर कोई एक इवेंट दूसरे इवेंट पर डिपेंडेंट होता है या एक के रिजल्ट के बिहाफ पर हमें दूसरे का भी पता चल रहा हो तो मैं उससे कह सकता हूँ कि वो डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी या डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। क्वेश्चन समझते हैं इससे रिलेटेड। सपोज E इज एन इवेंट दैट आर रैंडमली जनरेटेड बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4, ठीक है। E हमारा एक इवेंट है जो रैंडमली जनरेट कर रहा है बिट को लेंथ 4 की, और बिगन होता है वो स्ट्रिंग 1 से, ठीक है, विथ a 1, एक 1 से वो इवेंट नंबर्स जनरेट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। जबकि F एक इवेंट है दैट दिस बिट स्ट्रिंग कंटेन एन इवन नंबर्स ऑफ वंस, यानी F वो इवेंट है जो कंटेन कर रहा है बिट्स स्ट्रिंग को इवन नंबर ऑफ दी उसमें वंस मौजूद होंगे, जितने भी उसकी लेंथ आ रही होगी उसमें इवन नंबर ऑफ वंस। आर ई एंड F आर इंडिपेंडेंट इफ 16 बिट स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ, 16 बिट उसकी लेंथ है कंप्लीट, 4 आर इक्वली लाइकली, जबकि उसकी 4 जो है इक्वल लाइकली। सो देयर आर 8 बिट स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 4, ठीक है, 8 4 करूँगा लेंथ विथ को तो वो क्या हो सकते हैं, बिगन विथ a 1। पहले ये बताया गया था 1 से के साथ वो बिगन हो रहे हो, तो एक स्ट्रिंग ये बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है, सारे बिट देखें 1 से स्टार्ट हो रही है, तो ये 8 पॉसिबल वैल्यूज हो गए 16 बिट्स के लिए। तो देयर आर ऑल्सो 8 बिट्स स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 4 दैट कंटेन इवन नंबर्स ऑफ द वंस। सेकंड के मुताबिक 8 ऐसे हो सकते हैं जिसमें इवन नंबर्स ऑफ द 1 हो। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास, ठीक है, इवन नंबर इवन नंबर इवन 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 सब पे इवन नंबर है, 4 ठीक है, सारे नंबर आ गए। बिकॉज देयर आर 16 बिट ऑफ द लेंथ 4, इट्स फॉलोज दैट P of E एंड P of F इक्वल टू 8/16, यानी दोनों की वैल्यूज प्रोबेबिलिटी की सेंस में सेम रही। 16 है, 8 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि फर्दर्स जो 8 थे उसमें इवन नंबर ऑफ दी वंस मौजूद था। तो दोनों की आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं यहाँ पर 50% हुए, 1/2, ठीक है, 8 डिवाइड बाय 16 किया तो 1/2 आ गए। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन किया जाए E और F तो ये वो मैच्ड वैल्यू है जो हमें मिल रही है। तो 4 मैच्ड वैल्यू मिल रही है आउट ऑफ द 16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अब इस चीज़ को इसी चीज़ से हमें प्रूव करना है, ये जो हमने लास्ट पे भी डिस्कस किया था इस चीज़ को देखें। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई 1/4, तो 1/4 वैल्यू आई, तो अगर मैं P of E की बात करूं तो P of E की वैल्यू सिंपल क्या है 1/2, और P of F की वैल्यू क्या है, ये हो गया P of E डॉट प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई क्या लें आप इसको, P of F, दोनों की वैल्यू 1/2 है, यही चीज़ देखी हमने यहाँ पर, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, यही वैल्यूज यहाँ पर आ रही है, यही वैल्यू यहाँ पर है। वी कंक्लूड दैट E and F आर इंडिपेंडेंट, हेंस प्रूव दैट, राइट।
द नेक्स्ट थिंग पेयर वाइज एंड म्यूचुअल इंडिपेंडेंस। पेयर वाइज एंड म्यूचुअल इंडिपेंडेंस क्या है, पहले तो हम एक बेसिक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर स्लाइड की डेफिनेशन देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के कुछ रिजल्ट आते हैं, ठीक है। वो इवेंट्स किसी के भी हो सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है वो एक इवेंट A1 आता है, A2 आता है, A3 आता है, एंड सो ऑन टिल टू द वैल्यू ऑफ AN। इस तरह से इवेंट्स आ सकते हैं। क्या मैं इन इवेंट्स को अगर पेयर में लूँ, यानी A1 और A2 को लूँ, तो मैं उसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द A ऑफ I की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से ऑनवर्ड, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ द A ऑफ J, ठीक है, जबकि A, I और J दोनों की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से होगी। सो द इंटरसेक्शन ऑफ AI and AJ that is equal to probability of the A of I multiply by probability of A of J। यही चीज़ अभी हमने प्रूव की है, ठीक है। अगर ये कंडीशन प्रूव होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के डिफरेंट रिजल्ट से, इसमें से दो वैल्यूज लूँ A of I और A of J, दैट इज इक्वल टू A of probability of AI multiply by A of J, so that is said to be a pair wise probability, ठीक है। इससे मैं कहूँगा कि ये पेयर वाइज प्रॉबिलिटी है। जबकि म्यूचुअल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि जिस तरह मैं यहाँ पर 2 ले रहा हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 कर दूँ, यानी मैं जिस तरह से P ऑफ AI A ऑफ J ले रहा हूँ, अब मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल P ऑफ AI A ऑफ J, ठीक है। इसी तरह से हमने A ऑफ K क्या लिया, ठीक, वैल्यूज तो कुछ भी कह सकता हूँ, और तीनों की जो वैल्यू होगी J और K की वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। और इसको अगर मैं इक्विवेलेंट करूँ P ऑफ AI डॉट P ऑफ AJ डॉट P ऑफ AK, तो इसकी वैल्यूज़ भी हमें यहाँ पर सेम मिल रही होगी। तो इस सेंस को जिसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की क्वांटिटी 2 से ज़्यादा होगी, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इस सेंस में अगर उसकी वैल्यू सेम आ रही है तो दैट इज सेड टू बी अ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस। ये हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब समझते हैं, वी कैन ऑल्सो डिफाइन दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ द 2 और more than 2 events, however there are 2 different types of the independence given in the definition, ठीक है। 2 टाइप से given definition जो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम स्लाइड से समझ रहे हैं। So the event E1, E2, En are the pairwise independence if and only if P of I, EI and E of J, ठीक है, जिस तरह मैंने A of I और J लिखा है, that is equal to P probability of EI dot P of EJ for all pairs of the integer I and J where I and J is greater than equal to 1 till to the value of n, यानी 1 से लेकर n तक चलेगा वो दोनों वैल्यू। This event are the mutually independent if these values are this, यानी म्यूचुअल इंडिपेंडेंस कब कह रहा हूँ, जब हमारे पास देखें EI, E2, EJ तक चले। और अब यहाँ पर आप देखें I की वैल्यू 2, 3, यहाँ तो मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, I, J, K दिखाया, लेकिन वैल्यूज सबकी सेम है। तो यहाँ पर इसी तरह से मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ देखें क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो और I और J दोनों की वैल्यूज क्या बताई जा रही है, 1 से लेकर ऑनवर्ड 1 तक चल रहा है। सो आर इंटीजर वेयर I of 1 and I of 2, all the values are the greater than equal to 1 and m is greater than n equal to 2 as well. So from the definition, which means this definition, we see that every set of the n mutually independent event is also pairwise independent, यानी जब आप mutual independence बना रहे हो तो वो पहले से क्या है, pairwise भी independence होगा। यही चीज़ अभी हमने देखी, यानी ये चीज़ म्यूचुअली भी और पेयर भी है, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा तो ऑलरेडी मौजूद है। हाउएवर n पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवन आर नॉट नेसेसरीली म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, यानी ऐसा नहीं है कि जब मैं सिर्फ पेयर वाइज बनाऊँ तो वो म्यूचुअली भी होगी, क्योंकि उसकी क्वांटिटी 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। सो एज वी सी इन द एक्सरसाइज 25 इन द सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, मैनी थ्योरम्स अबाउट द n events include the hypothesis that these events are mutually independent and not just pairwise independent. We will introduce several such theorem later in this chapter as well, जो कि हमने previously भी देखा और अभी हम आगे जाएंगे तो multiple sessions पे से देख भी रहे होंगे। तो hopefully pairwise and mutual independence का concept आपको यहाँ पे clear होगा। मज़ीद कुछ टॉपिक्स हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली ट्रायल्स के, इसे हम समझते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कंटेन करती है, यानी डिफरेंट टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए बना रहे होते हैं, और इसी तरह से कंटिन्यूस के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि हम डिस्क्रीट मैथ्स में डिस्क्रीट से रिलेटेड टॉपिक्स देखते हैं। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को बुक में शामिल किया गया है। इसके अलावा मल्टीपल टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं जो हमने डिस्क्रीट स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में डिस्कस किया है। सो व्हाट इज़ अ बर्नौली ट्रायल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्लाइड क्योंकि मैंने स्टैट्स के कोर्स से ली हुई है तो इसमें कुछ चीज़ें राइट है, हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या है। अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ बर्नौली ट्रायल। Okay, what is a Bernoulli trial? A random experiment that has
only two outcome usually called a success or the failure. यानी जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है, जो बर्नौली ट्रायल को फॉलो करती है। बर्नौली ट्रायल एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है जिसके सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, सक्सेस या फिर फेलियर। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड अ सक्सेस वाइल फ्लिपिंग अ कॉइन इज 0.5। यानी अगर मैं कॉइन को फ्लिप करूं और मैं ये पूछूं कि हेड आने के क्या चांसेस हैं सक्सेस के, तो आप कहेंगे 50% और ना आने के भी 50, यानी या तो हेड पर सक्सेस है और टेल पर फेल, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे 0.5 या 50% से बताया जा रहा है। द फेलियर इज़ 1/p, ठीक है। अगर मैं p को ये कहता हूँ कि ये हमारे सक्सेस की वैल्यू है, तो 1 - p हमारे फेल की वैल्यू होगी। तो मैं इसे s और इसे f से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। इसे q भी कहा जा रहा होता है फेलियर को। 1 - the probability of the success which also equal to 0.5 for the coin toss, यही देखा आपने। It is a special case of the binomial distribution for n = 1. In other word, it is a binomial distribution with a single trial. यानी जब हम बाइनोमियल ट्रायल को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे लेकर आते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स मैटर करता है। जैसे यहाँ पर n = 1 है, ठीक है, सिंगल ट्रायल। फॉर एग्जांपल, अ सिंगल कॉइन टॉस, यानी फर्स्ट टाइम सिर्फ टॉस किया, तो अब क्या पास होने यानी हायर आने की चांसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पास होने की और फेल होने की क्या है, जिसको हम यहाँ पे सक्सेस या फेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या हो सकता है इसका, f(k)(p), यानी पेयर वाइज यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है। द सक्सेस वैल्यूज इफ k = 1 और इफ k = 0 तो 1 - p, यानी अगर k की वैल्यू 1 आती है तो वो पास है, k की वैल्यू 0 आती है तो फेल है, तो इसका मतलब है 1 - p, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले को यहाँ पे इस तरह से ड्राइव करके दिखाया गया, p of x 1 - p पावर 1 - x। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये हो गया p of 1 और 1 - x बराबर हो गया 1 - 1 0 के। किसी भी नंबर पे 0 हो तो ये 1 के बराबर हो जाता है, तो ये आ गया p सिंपल, ठीक है। तो ये हो गई सक्सेस की वैल्यू और ये हो गई इस तरह से फेलियर की वैल्यू। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू चेंज की, इसकी वैल्यूज़ मैंने कर दी। फॉर एग्जांपल, पहले हमने 1 रखा था, अब हम 0 पुट कर रहे हैं, तो p पे 0 1 के बराबर हो गया, 1 - 0 1 के बराबर हो गया, तो ये सक्सेस की वैल्यू आ गई और ये आ गई फेल की वैल्यू। तो इसे ड्राइव करके यहाँ पर दिखाया गया कि सक्सेस और फेल की वैल्यू हम अगर वहाँ पर p और 1 - p कह रहे हैं तो कैसे, तो और वो इस बेसिक फार्मूले से ड्राइव किया गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की दिखाई गई है, जो कि स्ट्रेट लाइन से है। अगर आप इसे समझें, 3 कलर्स के साथ बार बनाया गया है। p x = 0 पे 0.2 है, जबकि x = 8 है रेड कलर पे, यानी एक बार जो रेड है वो एक दफ़ा 20% पे दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और एक दफ़ा 80% पे दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 80% पर ब्लू दिखाया जा रहा है और 20% पे यहाँ पे फ्लेयर दिखाया जा रहा है। फिर ग्रीन को 50% पे और 50% पे दिखाया गया, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस की वैल्यूज़ पे एक विजुअलाइजेशन थी। बेसिक चीज़ हमने यहाँ पे समझ लिया। अब कुछ पॉइंट समझते हैं। A Bernoulli trial is one of the simplest experiment you can conduct. It's an experiment where you can have one or two possible outcome. For example, yes, no, head, tail. A few examples are coin toss करते वक्त, ठीक है, birth, how many boys are born and how many girls are born each day. Rolling dice, what is the probability of the two dice result in a double six, यानी मैं तो डाइस को रोल करूं तो डबल 6 आने के कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पर हम बर्नौली ट्रायल को इस्तेमाल कर रहे हैं और बर्नौली ट्रायल ही बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इंप्लीमेंट हो रही होती है। ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गए। 3 कंडीशन क्या हो सकते हैं बर्नौली ट्रायल के। ईच ट्रायल हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, यानी जब एक दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट ट्रायल कर रहे हैं उसके 2 ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स, यस नो, पास फेल या सक्सेस फेलियर। द ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर, यानी वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट। द थर्ड रूल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस एंड फेलियर डोंट चेंज, यानी सक्सेस और फेल आने की चांसेस चेंज नहीं होंगे। यानी एक दफ़ा टॉस किया, 50-50 फ्लिप कॉइन किए, तो नेक्स्ट ट्रायल पे भी वही रहेंगे, दे रिमेन द सेम फॉर द ऑल द ट्रायल्स। व्हाट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमने बर्नौली ट्रायल को समझ लिया तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ आते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी थॉट्स ऑफ एज सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस और द फेलियर आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट और द सर्वे दैट इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम। द बाइनोमियल इज अ टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज 2 पॉसिबल आउटकम, ठीक है। द प्रीफिक्स बाय विच मीन 2 ट्वाइस। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉइन टॉस्ड हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल, एंड टेकिंग अ टेस्ट कार्ड could that 2 possible outcome pass or fail। हम जानते हैं कि जब हम कॉइन को फ्लिप करेंगे 2 ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर वैल्यूज़ की बिहाफ पर चेंज किया जाता है, ठीक है। वो अभी हम समझते हैं। पहले तो हम इसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को समझते हैं। ये लिखा हुआ है NCX, जो कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहा जा रहा है। X यहाँ पर S को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सक्सेस को। P यहाँ पर
टोटल हमारा सक्सेस वैल्यू है प्रॉबिलिटी का, जबकि 1 माइनस पी जो है फेलियर का है, एक्स वो वैल्यूज़ होगी जो आप नंबर ऑफ ट्रायल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एन सॉरी, तो एन लिखा हुआ है यहाँ पर द नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्स लिखा हुआ है द नंबर ऑफ द सक्सेस, जो सक्सेस डिजायर्ड है, जितने % आप सक्सेस रखना चाह रहे हैं, पी द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस इन 1 ट्रायल, यानी 1 ट्रायल पर सक्सेस की वैल्यू क्या आ रही है, और क्यू जो है वो 1 ट्रायल पर फेल की वैल्यू होगी। क्वेश्चन समझते हैं, बात समझ में आ जाएगी हमें। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन वाइज बात करूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे इस वन ऑफ द फॉलोइंग दिस प्रॉपर्टीज आर दियर, द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ द एन आइडेंटिकल ट्रायल, ठीक है, कुछ ट्रायल्स इसमें इस्तेमाल होंगे एन आइडेंटिकल, वो चीज़ हमें देखनी होगी कि वो ट्रायल्स क्या है। उसके बाद ईच ट्रायल रिजल्ट इज वन ऑफ द 2 आउटकम कॉल्ड अ सक्सेस और फेलियर, ये तो हम देख ही रहे कि 2 तरह के आउटपुट्स इसमें हो सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑन अ सिंगल ट्रायल इज इक्वल टू पी एंड रिमेन सेम फॉर द ट्रायल टू ट्रायल, यानी जो सक्सेस की वैल्यू होगी वो पी पर होगी सिंगल पर, और जब भी आप ट्रायल चेंज करते रहेंगे वो तमाम वैल्यूज उसमें चेंज होती रहेंगी। अब यहाँ पर रिजल्ट्स को कुछ ग्राफिकल फॉर्म पे दिखाया जा रहा है, एक्सेल से मैंने एक इमेज यहाँ पे लगाई हुई है। नंबर ऑफ ट्रायल हमने जो काउंट रखा है वो 10, जबकि जो प्रॉबिलिटी पास की है यानी सक्सेस की वो 50% रखा है, तो अंडरस्टूड है कि फेलियर की भी 50% ही होगी। तो 10 नंबर्स ऑफ द ट्रायल रखे हैं, तो ये जो कर्व लाइन बन रही है यहाँ पर, ये तो मैंने ऊपरी बनाया है क्योंकि ये डिस्क्रीट है, तो इस तरह से बार चार्ट पे वैल्यूज़ को दिखाया गया है। तो जब आप काउंट्स की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो आप कर्व की वैल्यू को भी चेंज होता हुआ देखेंगे। तो जब मैंने बार चार्ट्स पे क्वांटिटी 10 रखी है तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को बना रहा है, और ये कर्व किस तरह से बन रहा है, इस फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट करने के बिहाफ पर एन की वैल्यू 10 जबकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0.5 रखी गई है। अगर वर्थ प्रॉब्लम की बात करें, यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स हमें समझ में आ जाएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, ए फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम, फेयर कॉइन का मतलब ये है कि हेड और टेल आने की दोनों पे सेम प्रॉबिलिटी होगी। 10 टाइम हमने फेयर कॉइन को टॉस किया। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड, 6 दफ़ा हेड आने की एग्जैक्टली क्या प्रॉबिलिटी है, और एटलीस्ट 6 हेड आने की क्या प्रॉबिलिटी है, यानी कम से कम 6 हेड आने की क्या प्रॉबिलिटी है और एग्जैक्टली 6 हेड आने की क्या प्रॉबिलिटी है। तो सबसे पहले तो हमने कुछ रिजल्ट देखा, 10 टाइम हमने फ्लिप करना है, तो ये होगी एन की वैल्यू। हम कॉइन पे जानते हैं कि सक्सेस की वैल्यू 50% होगी, 1.1 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, 50% लिख सकते हैं, दोनों होगी, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, एन सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स वैल्यूज़ है। एन की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 to ऑनवर्ड, हमने सबसे पहले 10 के लिए किया, ठीक है, तमाम वैल्यूज़ की। अच्छा, डायरेक्टली मुझे एग्जैक्टली 6 हेड मालूम करना है, तो क्या मैं एक्स की वैल्यू डायरेक्टली 6 पुट करके देख सकता हूँ ना, ये एग्जैक्टली 6 है, लेस देन ग्रेटर देन नहीं बताया गया, ठीक है। हमने जहाँ पर x था 6 लिखा, n की वैल्यू 10 लिखा, p की वैल्यू, x की वैल्यू, तमाम वैल्यूज पुट की, कॉम्बिनेशन निकाला। कॉम्बिनेशन निकालने के बाद कैलकुलेटर साइंटिफिक से हम निकाल सकते हैं, हम ऑलरेडी डिस्क्रीट मैथ पे भी डिस्कस कर चुके हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। काउंट मालूम किया, वैल्यूज आ गई 20, यानी 20% चांस है एग्जैक्टली 6 हेड आने के। अब उसके बाद सेकंड पार्ट था एटलीस्ट 6 हेड आने के। तो एटलीस्ट 6 हेड आने का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, यानी ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 लिखूंगा, 6 आए या 6 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 6x की वैल्यू एक दफ़ा 6 होनी चाहिए, 7, 8, 9, 10 पॉसिबल यही आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। सेम फार्मूले को इस्तेमाल किया, एक दफ़ा 6 के लिए 7, 8, 9, 10 तमाम वैल्यूज़ को सम किया, 192 डिवाइड बाई 5.5 12 आया, परसेंटेज में 0.37 विच मीन 37 प्रॉबिलिटी होगी अगर मैं एक फेयर कॉइन को 10 टाइम टॉस करूं कि वो एटलीस्ट 6 हेड प्रोड्यूस करके मुझे दे रही हो बेस्ड ऑन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्क्रीट डेटा पर ये किस तरह से हमें रिजल्ट आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रही होती है। तो बुक में थोड़े से मुश्किल चीज़ों पर ये चीज़ें लिखी हुई थी, मैंने थोड़े आसान एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का अगर फ़र्क देखा जाए, बाइनोमियल एक सेपरेट अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड व्हेन वी वांट टू मॉडल द आउटकम ऑफ अ सिंगल ट्रायल ऑफ एन इवेंट। जब आप सिंगल ट्रायल की इवेंट को मॉडल करना चाह रहे होते हैं तो आप बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ यू वांट टू मॉडल अ आउटकम ऑफ द मल्टीपल ट्रायल, ठीक है, जब मल्टीपल ट्रायल की बारी आती है तो हम यहाँ पर बाइनोमियल को यूज़ करते हैं, ठीक है, जबकि बर्नौली को हम सिंगल ट्रायल के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एक्स, दिस फॉर्म पर फार्मूला को लिखा जा रहा होता है एक्स टिल्ड बर्नौली ऑफ पी, जबकि पी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को करता है, जबकि बाइनोमियल को एक्स टिल्ड बाइनोमियल एक्स एन कॉमा पी लिखा जाता है। ये जो एन कॉमा पी लिखा गया है इसका पैरामीटर, यानी ये हमारा काउंट है, कितने दफ़ा आपने ट्रायल चलाना है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ टी, और ये हमारा सक्सेस की वैल्यू है।
मीन वैल्यूज़ p होती है बर्नौली में, जबकि n ऑफ p बाइनोमियल में होती है, वेरिएंस में p 1 माइनस p n p 1 माइनस p होती है। एग्जाम्पल डिफरेंट हो सकती है। सपोज द प्रॉबिलिटी ऑफ पासिंग एन एग्जाम 80% एंड फेलिंग इन 20% पे हम प्रॉबिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं बर्नौली की, जबकि सपोज द प्रॉबिलिटी ऑफ पासिंग एन एग्जाम 80% एंड फेलियर 20%, देन इफ़ यू वांट टू फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास एग्जैक्टली 4 आउट ऑफ द 5, यानी जिस तरह से हमने प्रीवियस देखा कि एग्जैक्टली करना है या फिर लेस एटलीस्ट या ग्रेटर दैन लेस है, तो वहाँ पर हम इस तरह के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मल्टीपल अटैम्प्ट पे यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, कुछ मज़ीद क्वेश्चंस हैं बर्नौली ट्रायल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के बुक से रिलेटेड। सेशन काफ़ी हमारा लॉन्ग हो चुका है, काफ़ी टाइम हम इस पर एक्सपेंड कर चुके हैं। कोशिश करूँगा मैं कि थोड़ा सा फास्ट चलूँ। कुछ क्वेश्चंस बस रह गए हैं, उसे हमें समझना है और उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे। अ कॉइन इज बाइस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड इज 2/3। बाइस्ड कॉइन हमें दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 2/3 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जैक्टली 4 हेड्स कम अप व्हेन द कॉइन इज फ्लिप, यानी एग्जैक्टली 4 हेड आने के क्या चांसेस है जब जो कॉइन फ्लिप किया जाए 7 टाइम्स हमें n की वैल्यू दे दी गई है, अज्यूमिंग दैट द फ्लिप्स आर इंडिपेंडेंट, जब कॉइन को फ्लिप किया जाएगा वो इंडिपेंडेंट है। तो 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128, क्योंकि 7 टाइम हम कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम हमने पहले निकाल लिए, ठीक है। 7 4 के कॉम्बिनेशंस के फॉर्म पे लिखा गया। कॉम्बिनेशन वैल्यूज़ जब हम निकालते हैं तो ये फार्मूला है डायरेक्टली, थोड़ा सा मैं शॉर्ट चल रहा हूँ, हमने फार्मूले को प्रीवियस स्लाइड्स पे देख लिया है, तमाम वैल्यूज पुट की मैंने और 35 मल्टीप्लाई बाय 16 और डिवाइड किया। तो फॉलोइंग आर द सेम रीजनिंग एज वाज यूज्ड इन एग्जाम्पल 8, we can find the probability of k success in independent Bernoulli trial as well. So this will be the probability wise percentage value that shows that the bias coin is flipped. अगर फ्लिप किया जाए तो 7 टाइम्स, तो exactly 4 आने के क्या चांसेस है, ये उसकी परसेंटेज वैल्यू रहेगी। ये कुछ प्रूव्ड है, प्रूव्ड आप डायरेक्टली स्लाइड्स देखकर समझ सकते हैं। मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम इतनी डेप्थ पे नहीं जा रहे हैं। वेरी सिंपल है, आप रीड करके समझ सकते हैं, मल्टीपल स्लाइड्स पे प्रूफ देख चुके हैं। तो सिंपली ये बर्नौली ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाया जा रहा है कि वाई इट्स इक्वल टू n ऑफ k p ऑफ k एंड q n माइनस k। ये सेम वही फार्मूला है जो हमने स्लाइड्स पे देखा है, बस लिखने के नोटेशंस को थोड़ा सा चेंज करके दिखाया गया। ओके, द नेक्स्ट वन, suppose that the probability that the 0 bits is generated is 0.9, यानी हम सपोज करते हैं कि probability that a 0 bits जो जनरेटेड होती हैं वो 0.9 है। that the probability that a 1 bit is generated 0.1, यानी 0 जो है वो जनरेटेड हो रहा है 0.9 पर और 1 हो रहा है 0.1 में, and that bits are generated independently, दोनों bits independently generate हो रहे हैं। what is the probability that exactly 8 0 bits are generated when 10 bits are generated, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस अगर मैं फार्मूला पुट करूं तो हमने n 10 था, जबकि प्रोबेबिलिटी हमारे पास 8 थी। जो पासिंग वैल्यूज थी वो 0.9 थी, पावर ऑफ 8 इस्तेमाल किया क्योंकि वो 8 टाइम है, जबकि 0.22 से 2 की पावर अप्लाई की, तो यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आया वो 0.19 समथिंग। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि 19% विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चंस, विच मीन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 8 0 bits are generated when 10 bits are generated, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर एग्जांपल से ये बात समझाऊं तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके शहर में या आपके टाउन में आज कितने एक्सीडेंट हुए, तो उनका काउंट वेरिएट करेगा, ठीक है, हर दिन के मुताबिक, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये पूछता हूँ कि गाड़ी की स्पीड जो आप बाइक चलाते हैं या 4 व्हील चला रहे होते हैं उसकी स्पीड की आज मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, तो वो भी रैंडम हो सकती है। यानी वो वैल्यूज़ जिसमें बेस्ड ऑन द कंडीशन वेरिएशन आ रही हो वो एक रैंडम नंबर या रैंडम वेरिएबल कहलाता है। तो मैनी प्रॉब्लम्स आर अकर विद द न्यूमेरिकल वैल्यूज एसोसिएटेड विद द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। फॉर इंस्टेंस, वी मे बी इंटरेस्टेड इन अ टोटल नंबर ऑफ द 1 bits in a randomly generated string of the 10 bits, or the number of the time trail come up with the coin is flipped 20 times. So the many study problems of this type we introduce the concept of the random variable, यानी जब आप multiples time किसी चीज़ को generate करा रहे हैं तो एक random numbers के concept को introduce करा रहे हैं। So a random variable is a function from a sample space of an experiment to a set of the real number. That is a random variable assigning the real numbers to each possible outcome. यानी एक random number एक ऐसा function है
जो सैम्पल स्पेस से लिया जाता है किसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को रियल नंबर के बेस पे सेव कराने के लिए, ठीक है, जो कि पॉसिबल आउटकम को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज दैट अ कॉइन इज फ्लिप 3 टाइम्स, लेट एक्स ऑफ टी, यहाँ जो एक्स कैपिटल लिखा गया है रैंडम नंबर के लिए, तो बी अ रैंडम वेरिएबल दैट इक्वल टू द नंबर ऑफ द हेड्स, यानी जब आपने फ्लिप किया 3 टाइम हेड है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ उनकी क्वांटिटी, कैपिटल एच के साथ 3 टाइम हेड लिख दी। इसी तरह से इनकी वेरिएशंस कुछ यूँ हो सकती है, यानी एक दफ़ा फ्लिप किया 3 टाइम किया तो 2 टाइम हेड आ गए, इस तरह के कॉम्बिनेशन पे आ सकते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन। एक्स यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है, आप देखें रैंडमली वैल्यूज चेंज हो रही हैं, इसी तरह से 1 हेड आ रहा है और यहाँ पे 0 हेड आ रहा है, इस तरह से रैंडमली इसकी वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और ये वैल्यूज को सिर्फ सेव कर पा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशंस पर अगर हम मजीद जाएँ तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज़ को मजीद रैंडमली दिखाया गया है कि इस तरह से रैंडम वैल्यूज़ की वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज हो रही है, यानी 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, दोनों के पेयर्स बन सकते हैं, 2 डाइस को मूव किया जा रहा है, दोनों की वैल्यूज़ 1-1 आ गई, ठीक है। इसी तरह से और 1-1 वैल्यूज़ का सम किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। अगर मैं डाइस को मूव करूँ, एक 1 आए और 2 आए, इसका सम भी 3 होगा, पहले वाला 2 आए 1 आए, इसका भी 3 होगा, ठीक है। इस तरह की कॉम्बिनेशन सबके सम 4 आ रहा है, इस तरह के मल्टीपल कॉम्बिनेशन होगा रैंडम वेरिएबल्स के जिनके सम देखें क्या आ रहे हैं, पॉसिबल सबके सेम आ रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ द रॉ। तो ये तमाम प्रॉपर एग्जांपल है रैंडम वेरिएबल्स की, जो स्टैट्स में बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके ज़रिए से हम किसी भी प्रॉब्लम्स को स्टैटिस्टिकली पॉइंट पे सॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, द नेक्स्ट टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द बर्थडे प्रॉब्लम। बर्थडे प्रॉब्लम क्या है, इसे हम प्रोबेबिलिटी वाइज समझते हैं। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी द बर्थडे प्रॉब्लम्स आस्क्ड फॉर अ प्रोबेबिलिटी दैट इज अ सेट ऑफ द n randomly chosen people, at least 2 will share the birthday. The probability paradox, the birthday paradox, refer to the counter-initiative fact that only 23 people are needed for the probability for exceed 50%. बर्थडे प्रॉब्लम या बर्थडे प्रॉब्लम पैराडॉक्स ये कहता है कि अगर किसी रूम के अंदर कुछ पर्सन मौजूद हैं और अगर मैं 23 पीपल्स उस रैंडमली उस नंबर्स रूम में रखूँ या रूम पे यूज़ करूँ, तो मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ कि एटलीस्ट 2 इसमें ऐसे होंगे यूज़र जो अपनी बर्थडे किसी दूसरे के साथ शेयर करेंगे, या दो पर्सन की कम से कम दोनों की बर्थडे सेम हो सकती है। और अगर मैं 23 पीपल को यूज़ करूँगा तो मैं अपने इस होने की प्रॉबिलिटी को 50% से ज़्यादा एक्सीड करके प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट आउट 23 रैंडमली चूजन पीपल एटलीस्ट टू शेयर द बर्थडे, ठीक है। यानी 23 पीपल्स रैंडमली जब आपने चूज़ किया तो उस बेस पर आप ये बताएं कि एटलीस्ट 2 शेयर्स उसमें बर्थडे की वैल्यूज़ दोनों की सेम हो, डेट सेम हो, उस होने की क्या प्रॉबिलिटी हो सकती है। इसकी जो वैल्यूज़ होगी वो होगी 50.7, ठीक है। कैसे इसे हम समझते हैं कि ये पैराडॉक्स है क्या और हमें क्या बताता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक होम है, ठीक है, हमारे पास 23 पीपल है। जब फर्स्ट पर्सन इस रूम में गया, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्सन मौजूद नहीं था तो इसकी जो वैल्यूज़ है वो बर्थडे किसी के साथ शेयर ना होने के जो चांसेस है वो नथिंग है, शेयर होने के चांसेस, ठीक। तो मैं डायरेक्टली 100 लिख सकता हूँ, ठीक है। जब सेकंड पर्सन यहाँ पर जाता है, क्योंकि 1 यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो अब इसकी जो वैल्यूज़ है वो शेयर होने के चांसेस क्या हो गए, प्लस करूँगा मैं यहाँ पर, क्रॉस करूँगा 364 डिवाइड बाय 365। क्यों? क्योंकि 1 पर्सन ऑलरेडी मौजूद है, तो इस बेस पर एक डेट वहाँ पर होगी और 364 डेज में से सेकंड की कोई भी डेट हो सकती है आउट ऑफ दी 365, ठीक है। थर्ड पर्सन जब इस रूम पे जाएगा तो अब वैल्यूज हमारी हो जाएगी 663 डिवाइड बाय 365। फोर्थ पर्सन जाएगा 362 डिवाइड बाय 365, सो ऑन। और इस तरह से जब आप 23 के लिए ये सॉल्व करेंगे तो एट लास्ट हमें वैल्यूज मिलेगी 50.7। So that is the probability at least 2 share a birthday when we choose a 23 randomly people from the room or for a room, ठीक है। इस चीज़ को मज़ीद प्रूफ करने के लिए या मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पर विकीपीडिया पेज ओपन किया हुआ बर्थडे प्रॉब्लम पैराडॉक्स के लिए, और यहाँ पर ये स्केल है, कैलकुलेशन करके यहाँ पर प्रूफ किया गया कि 23 पर जब वैल्यूज़ होगी तो ये 50% है और 20 पे 41 प्रूव हो रहा है। और जैसे हम 23 से आगे जाते हैं, अगर आप देखें कि जैसे मैं 50 काउंट पे गया हूँ तो ये 97 और 60 पे 99, तो 60 से जैसे हम आगे जाते हैं 70 एंड ऑनवर्ड तो ये 100% की कंप्लीट होने लग जाते हैं। यानी वैल्यूज़ पे चेंजिंग आप देखें उसकी प्रॉबिलिटी को कैसे बढ़ा रहा है।
तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो प्रोबेबिलिटी के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हैशिंग। तो हैशिंग के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि हैशिंग एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए से हम अपने वैल्यू की इंसर्शन, अपडेशन या डिलीशन को फास्ट वे पे परफॉर्म करवा सकते हैं इन अ कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी टाइम, यानी P of 1 इन अ सेंस ऑफ द रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं जिसमें मॉड की वैल्यूज़ यूज़ हो रही होती है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी मॉड के कॉन्सेप्ट के अंदर कि मॉड के ज़रिए से किस तरह से हैशिंग में वैल्यूज़ को सेव करवा सकते हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके वो देख सकते हैं कि हैशिंग क्या है और किस तरह से काम करते हैं, हम वहाँ पे नहीं जा रहे। तो हैशिंग में अगर हमारे पास इस तरह से कोई टेबल बनी हुई होती है, हैश टेबल, और यहाँ पर एक वैल्यू 1 की है, तो जब मैंने किसी वैल्यूज़ को ऐड करवाया तो वो इसमें आके यहाँ सेव्ड होगी। लेकिन जब कोई और ऐसी वैल्यू आई जिसको मॉड वैल्यू सॉल्व करने के बाद रिमेनिंग वैल्यू 1 बनी, तो वो भी यहाँ पर आता है, यहीं पर सेव होना चाहेगा। लेकिन उसके लिए क्या होगा, एक और नोड बन जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कोलिजन, क्योंकि एक ही इंडेक्स पर या एक ही स्केल पर दूसरी वैल्यू भी सेव होना चाहिए होती है। तो उस कोलिजन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज इस चीज़ को कैसे समझा जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोलिजन इन अ हैशिंग फंक्शन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू कीज आर मैप्ड टू द सेम लोकेशन बाय अ हैशिंग फंक्शन, और इन अदर वर्ड दे आर नो कोलिजन। यानी किस तरह से मैप किया जाएगा एक ही स्केल पर जब वो दोनों कोलाइड कर रहे हों, जिसकी वजह से कोलिजन को ख़त्म किया जा सके। तो सपोज यू हैव अ हैश टेबल विद m स्लॉट्स, एक हैश टेबल है जैसे मैंने यहाँ पर सिंपली एक बनाया m के नाम से, एंड यू हैव n कीज टू रैंडमली इंसर्ट इनटू इट, और n हमारे पास कीज हैं जो रैंडमली इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी अ कोलिजन अमंग दीज कीज। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इन कीज के दरमियान कोलिजन हो? यू माइट थिंक दैट एज लॉन्ग एज द टेबल इज लेस देन हाफ फुल, then there is a less than 50% chance of a collision, but this is not true। यानी जब आपकी टेबल 50% फिल होगी तो 50% चांस होंगी कोलिजन की, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एटलीस्ट 1 कोलिजन, यानी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 कोलिजन होने के जो चांसेस है m रैंडम इंडिपेंडेंटली इंसर्ट की इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द अंडरस्कोर nm कोलिजन इज इक्वल टू, ये वो फॉर्मूला है जो आपको एटलीस्ट 1 कोलिजन के बारे में बता रहा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो कोलिजन, यानी 1 से माइनस किया उसकी प्रोबेबिलिटी को जो कोलिजन की नहीं है, वो बराबर हो जाएगा 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट की हैज़ नो कोलिजन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी द सेकंड की हैज़ नो कोलिजन, द थर्ड वन, फोर्थ वन, सो ऑन टिल टू द वैल्यू ऑफ द nth। यानी 1 में से हम हर उस स्केल की वैल्यू ले रहे हैं जिसमें कोलिजन नहीं है, यानी फर्स्ट पे लिया हमने अपने स्लॉट में से, सेकंड की लिया, थर्ड की लिया, फोर्थ, और इस तरह से सबकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एट लास्ट जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज सेड टू बी एटलीस्ट 1 कोलिजन प्रोबेबिलिटी। ओके, सो इस फॉर्मूले को हमने किस तरह से सिंप्लीफाई किया, द प्रोबेबिलिटी दैट अ की विल नॉट कोलाइड विद एनी j की ऑलरेडी इन द टेबल इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लीड इन वन ऑफ द रिमेनिंग m j लोकेशन। ठीक है, j एक की है और m और j के साथ उसकी लोकेशन बताई गई है, वेरिएबल के नाम कुछ भी हो सकते हैं। इफ ऑल द लोकेशन आर इक्वली लाइकली, then the probability of at least 1 collision with insertion n keys in a table of size m is equal to m of probability of n of j collision is equal to 1 minus 1 m minus 1 डिवाइड बाय m, यानी m वो टेबल है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से हमने एक सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, सो ऑन, एक एक करके हम उससे सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, और उनका जो कंप्लीट प्रोडक्ट वैल्यू होगा दैट इज सेड टू बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कोलिजन इन हैशिंग फंक्शन। होप यू विल अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हमने इस सेशन पे 7.2 को देखा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी से। होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि ये कॉन्सेप्ट क्या था। इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखे। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें। कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सी यू देयर।